कि इंडिया समझता है कि पाकिस्तान कहता है कि हमने इंडिया को पुलिसमैन नहीं बनने देना खित्ते का। ये हमारी 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 बॉटम लाइन है। इंडिया इज नॉट ए पुलिसमैन ऑफ द रीजन, सिंपल। इंडिया कहता है नहीं, हमने आपको डिक्टेट करनी है टर्म्स। ठीक है, यहां पे आगे लड़ाई हो गई है। जो हमारी ख्वाहिश थी कि तालिबान की हुकूमत काबुल में टीटीपी को थोड़ा सा स्क्रू टाइट करेगी, उनको स्पेस नहीं देगी, ऐसा हुआ नहीं। और फिर पिछले दिनों तो बहुत ज्यादा हो गया, हमारे कई जवान शहीद हो गए इस सारे मामले में। इंडिया भी बहुत सारे दहशतगर्द ग्रुपों को पाकिस्तान कह रहा है सपोर्ट करता है। इंडिया तो बलूचिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के रास्ते और क्या क्या कुछ कर रहा है। वजीर आजम ने कहा कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला हिंदुस्तान की शय पर हुआ। तो ये जो है ना कि हम दूसरे के घर में जाके मारेंगे और अपने घर में कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं। बहुत ज्यादा दिन तक आपकी हेजेमनी चलेगी नहीं। मल्टीपल है जो उसकी लीडरशिप है वो भारतवर्ष के पास होगी। ये एक अटल वो वाक्य है जिसका कोई ऑल्टरनेटिव है। इसलिए नहीं कि हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे, हमारे पास 2 करोड़ न्यूक्लियर बम हो जाएगा, हम दुनिया के सबकी खोपड़ी पे जाकर के पैर रख के दबा देंगे, नहीं, इसलिए नहीं। अब अगर आप कहते हैं कि भारत इन टेररिज्म वालों को या जो टेरर ग्रुप है पाकिस्तान में उनको सपोर्ट कर रहा है, तो फिर आपको साबित करना चाहिए। और सर वो अपनी कंट्री में कोई टेरर ग्रुप उनका नहीं है जिसको हम पॉइंट आउट कर सकें। जैसे वो कहते हैं ना लश्कर है, टीएलपी है, टीटीपी है। तो सर भारत ऐसा कैसे कर रहा है कि सारे ग्रुप्स हमारे ही पाल रहा है, अपने यहाँ कोई नहीं पाला उन्होंने? उनके यहाँ तो आप एक ग्रुप भी नहीं बता पाते। पाकिस्तान जो हमने कहा था जब बनाया था कि इस्लामी माशरे का एक नमूना होगा, एक मॉडल इस्लामिक स्टेट होगी, एक वेलफेयर स्टेट होगी। हमें देखकर दुनिया कहेगी कि देखो मुसलमान ऐसे होते हैं, इस्लाम ऐसा होता है। और हम एक इबरत की जगह बन गए जहां पे गैर मुस्लिमों को तो छोड़ें, मुसलमानों के शर से महफूज नहीं है। इंडिया के पास जो ड्रोन्स हैं वो जारी बात है तगड़े ड्रोन्स हैं, तो बात ठीक है, फिर खत्म हो गई ना। कि जो भी ग्रुप्स आप जिनकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने तो उनके खिलाफ एक्शन लिए हुए हैं और वो ऐसा हुआ है, पार्टीज बैन हुई हैं, पार्टीज री इनकारनेट हुई हैं, बिल्कुल, और वापस आई हैं किसी और शक्ल के अंदर। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि सिचुएशन टफ इसीलिए हो रही है पाकिस्तान की। पिछले दिनों से अगर आप देखो तो मतलब कि जब से वो अफगानिस्तान के साथ उनकी सिचुएशन चल रही है कि उनको ऐसा लगता था कि तालिबान जब सत्ता में आएंगे तब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी पाकिस्तान की कि उनका एक 5th स्टेट हो जाएगा, 5वां सूबा। वो हुआ नहीं। फिर उसके बाद ऐसा लगा था उनको कि भाई ये जो हमें कश्मीर लेने में हेल्प करेंगे, क्योंकि जब वो अफगानिस्तान के अंदर कब्जा कर लेंगे तो उसके बाद वो फ्री हो जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान को भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने अनकंडीशनल सपोर्ट किया था। लेकिन हुआ उसका उल्टा। उसके अलावा एक चीज और भी थी कि जो टीटीपी हमले करवाती है पाकिस्तान के अंदर उसको भी कंट्रोल कर लेगा, लेकिन ये सारी चीजें हुई नहीं। ऊपर से दिक्कत ये हो गई कि वही टीटीपी बजा रही है, बीएलए स्ट्रांग हो गई है, टीटीपी और बीएलए का गठजोड़ हो गया है, और ऊपर से प्रॉपर अफगानिस्तान के साथ भी अब सिचुएशन अजीब चल रही है पाकिस्तान की। इंडिया तो है ही है। तो ये सारी चीजें जब पाकिस्तान को लगता था ना, इसीलिए कई बार हमको लगता है कि भाई पाकिस्तान जब ऐसे आतंकवादी ग्रुप बनाता है तो हम क्यों नहीं बना सकते, हम क्यों वहां जाकर हमले नहीं कर सकते, हम क्यों बम धमाके नहीं करवा सकते। तो होता यह है कि आपका नाम बहुत खराब होता है। आज पाकिस्तानी कहीं पर भी जाएगा ना, वो टेररिस्ट के तौर पर ही उसको पहचानते हैं लोग। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। मैडम, ये भारत को क्या मसला है? अभी आज मैं सुन रहा था, हमारे इतने प्यारे हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, वो एक जगह पे खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा जी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स जो हैं वो टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान जो है वो जो रेफरेंस दिया जारी बात है वो जी रेजिस्टेंस ग्रुप को पहलगाम टेरर अटैक के बाद। अब सवाल ये है कि इंडिया भी तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रहा है। इंडिया भी बहुत सारे दहशतगर्द ग्रुपों को पाकिस्तान कह रहा है सपोर्ट करता है। इंडिया तो बलूचिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के रास्ते और क्या क्या कुछ कर रहा है। तो मतलब आपको क्या लगता है पाकिस्तान को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या सही कर रहे हैं? मैडम, मैंने आपसे कहा पूछते हैं। सर देखें, पाकिस्तान को तो हमेशा से भारत कहता आया है टेररिज्म को लेकर या टेरर ग्रुप्स को लेकर। अब अगर आप कहते हैं कि भारत इन टेररिज्म वालों को या जो टेरर ग्रुप है पाकिस्तान में उनको सपोर्ट कर रहा है, तो फिर आपको साबित करना चाहिए। और सर वो अपनी कंट्री में कोई टेरर ग्रुप उनका नहीं है जिसको हम पॉइंट आउट कर सकें। जैसे वो कहते हैं ना लश्कर है,
TLP है, TTP है, कई दूसरे ग्रुप है, हाफिज सईद, मसूद अजहर वगैरह बहुत सारे कि जी ये ग्रुप है पाकिस्तान में, बल्कि 139 जो है वो तो शकील चौधरी साहब ने भी कई बार बताया आपको, वो ग्रुप्स हैं। तो सर भारत ऐसा कैसे कर रहा है कि सारे ग्रुप्स हमारे ही पाल रहा है, अपने यहाँ कोई नहीं पाला उन्होंने? उनके यहाँ तो आप एक ग्रुप भी नहीं बता पाते अभी कि जो कि टेरर ग्रुप हो, जिसको वो ट्रेनिंग दे रहे हो, कुछ कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि ग्रुप्स की सपोर्ट करने के लिए ग्रुप आपके यहाँ मौजूद होने चाहिए। ग्रुप्स जो है वो आपके दुश्मन के दाएं बाएं और उसके अंदर भी होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान चाहे तो रेड कॉरिडोर में वहां पे जो मर्जी कर ले, तो ग्रुप तो मौजूद है वहां पे अंदर, या नेक्सल मूवमेंट वहां चल रही है, या वहां पे बाकी जगहों के ऊपर जो मसले मसाइल हैं वो उसको बहुत कुछ किया जा सकता है। तो वो तो अंदर ग्रुप जो मौजूद है जिनको इंडिया ने ही दहशतगर्द ग्रुप करार दिया हुआ है। दरअसल हम उसी दहशतगर्द ग्रुप को ग्रुप क्यों कहते हैं जिसको भारत कहता है? इंडिया के अंदर भी तो दहशतगर्द ग्रुप मौजूद है जिनको उनकी गवर्नमेंट ने दहशतगर्द करार दिया हुआ। तो सर अगर जी क्योंकि ये एंगल कभी आपके सामने कोई लेके नहीं आया, ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली मैं लेके आऊंगा। सर सही बात है, इसीलिए सर लोग आपसे इतने इम्प्रेस हैं, यही बात है। लेकिन सर बात सारी ये कि अगर इसी तरह की हम बात कर रहे हैं कि जी वहां पे टेरर ग्रुप्स हैं, तो सर हम क्यों UN में बात नहीं करते? वो लोग हमें बार बार एक्सपोज करते हैं या बार बार हमारे बारे में जब बात करता है भारत, तो हम तो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते, इसीलिए सर हम FATF में भी चले गए, लेकिन एक बार नहीं 4 बार। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हम अपने आप को बता सके ना कि जी ये ग्रुप हमारे यहाँ नहीं है। और ये तो बड़ी आसान बात है, अगर डॉक्टर जयशंकर हो या भारत जो हमारे ग्रुप्स बताते हैं, जो कि सारी दुनिया को पता है, अगर हम खुद उनके ऊपर एक्शन करेंगे तो सर हम इस प्रॉब्लम में से निकल आएंगे। हम उसमें से निकलना ही नहीं चाहते। आपने देखा है कभी कि हमने लश्कर वाले या कोई और इस तरह के ग्रुप्स को हमने पकड़ा हो, इनको बंद किया हो, इनको कोई सजा दी हो? और कई ग्रुप जो यहाँ पर मौजूद है हम तो उन्हें सपोर्ट करते रहते हैं, वो नाम बदल के आ जाते हैं, हम फिर भी कुछ नहीं करते। और फिर हम कहते हैं जी उन्होंने क्यों कह दिया। वो तो इसीलिए कहेंगे ना कि इसलिए नहीं कि वो फंड कर रहे हैं, इसलिए कि उनके यहाँ नुकसान हो रहा है, उनके यहाँ जो अटैक्स चल रहे हैं वो इन्हीं ग्रुप्स में से कोई ना कोई जाता है ना, जो ये जिहादी हमने बनाए हैं, जो परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था सर, उनकी बुक में भी लिखा हुआ है। आप बेशक जिसको मर्जी जिहादी कह लें, जो मर्जी कह लें, सवाल सिर्फ इतना सा है मैडम कि जो भी ग्रुप्स आप जिनकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने तो उनके खिलाफ एक्शन लिए हुए हैं। TLP पर पाबंदी, लाउड स्पीकर एक्ट, सोशल मीडिया कंट्रोल, नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त, पंजाब हुकूमत के हालिया इक़दाम। बिल्कुल मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि जो ये कह रहे हैं अगर इस पे अमल दरामद करवा लें तो बहुत फर्क पड़ेगा। बात यह है कि पहले ये फैसला कर ले हुकूमत, ये नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा के खिलाफ कानून नहीं है, तो उस कानून पे अमल दरामद करने की कोई रिपोर्ट किसी के पास आई? ये नहीं होता कि आपने जाकर शिकायत की तो अगलों ने जाकर कहा शिकायत तो आपके खिलाफ एक कर गया है और एक ही घर पे हमला हो गया और एक का घर जला दो। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए हुकूमत फैसला करे कि जो कुछ वो कह रही है उस पर अमल दरामद करवाने का उसकी जिम्मेदारी। अब बड़े मजे की बात है, आपने इंतजामिया के ताउन पर जो सवाल उठाया है कि एक एक्ट मौजूद था लाउड पे, वो नहीं उस पर मौसर अंदाज अमल दरामद कर पाए, तो अब तो बहुत कुछ खोल के रख दिया गया है। इंतजामिया आवाम के लिए माविन मददगार साबित होगी क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती, न होगी। आपने कहा विसल ब्लोअर, मैं अगर विसल ब्लो कर दूं तो वो जाके मेरा नाम बता देंगे कि यार वो उस इलाके से हमें वो आदमी बहुत तंग करता है, तुम्हारे इस रवैये के मुताबिक जाओ जाके उससे निबड़ लो। मसलन ये जो लाउड स्पीकर के बारे में जो कानून है ये 2015 में भी मौजूद था और उसमें शर्त भी यही थी कि ये लाउड स्पीकर सिर्फ अजान के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन जनाब यहाँ पे तो जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल है वो आपके सामने है कि कई वाकयात में कहा गया, लाउड स्पीकर पे अनाउंस करके कहा गया कि फलाना वाकया हो गया है तो लोगों इकट्ठे हो जाओ, और लाउड स्पीकर की अनाउंसमेंट की बिना पर बस्तियां की बस्तियां जला दी गई। और बहुत अहम खबर जो फाइनेंशियल टाइम्स ने फेमिलियर सोर्सेज से रिपोर्ट की है और व्हाइट हाउस के सोर्सेज उन्हें ये बता रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ यूएस कोई म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन करने जा रहा है, वो भी अगले महीने जब मोहम्मद बिन सलमान विजिट करने जा रहे हैं अमेरिका का। इसमें हमें कुछ चीजें समझने की इच्छा है, जरूरत है, वो ये कि पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट होता है जो अभी तक हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि उसके क्या डिटेल्स हैं, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब अमेरिका से चाहता है वैसे सिक्योरिटी गारंटीज जो अमेरिका ने कतर को दे रखी हैं। क्या है मुस्बिरात इसकी? इजराइल को ऑफ करने के लिए दे नीड अमेरिका, तो इसलिए ये जो बात अब चल पड़ी है ना कि वॉर ऑन वन विल बी कंसिडर्ड अ वॉर ऑन द अदर, ये है कि अगर इजराइल ने अटैक किया
तो देन ओनली अमेरिका कैन प्रोटेक्ट सऊदी अरेबिया को। इसराइल को सिर्फ अमेरिका रोक सकता और कोई नहीं रोक सकता। सो आई थिंक सऊदीज ने अपनी देखा कि इधर भी खतरा है, इधर भी खतरा है, इस खतरे के लिए तो पाकिस्तान के साथ बातचीत हो गई, इस खतरे के लिए अमेरिका से बात करनी पड़ेगी। सो दे मे बी दैट मे बी बिहाइंड दिस न्यू इनिशिएटिव। तो इसको इजराइल सेंट्रिक पैक्ट बोलेंगे? दिस विल बी इजराइल सेंट्रिक फैक्ट, एब्सोल्युटली। और कोई है ही नहीं वहां। सऊदी अरेबिया को कहां से खतरा, किसी से खतरा नहीं है। तो ऐसे में जो गजा और इजराइल का मामला हुआ या कतर के साथ जो भी किया गया, ऐसा लगता था कि अब्राहम अकॉर्ड्स जो हैं वो पसे पर्दा चले गए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसको दोबारा से याद कर रहे हैं और उनकी ताजा स्टेटमेंट ये है कि जल्द इसमें तोसी हो जाएगी और सऊदी अरब भी इस मुआहिदे में जल्द शामिल हो कोशिश जाएगा। उनकी पूरी है। सो ये कंटिन्यू है, मगर होना नहीं है ये। मैं आपको बताऊं क्यों। तो ये जो मुआहदा हुआ है ना, जी, सो कॉल्ड पीस एग्रीमेंट, ये टूट जाएगी, ये चलेगी नहीं। ना हमास बात मानेगा जो वो चाहते हैं वो माने, ना इजराइल मानेगा बात जो वो कह रहे हैं इजराइल को। और फिर इसके साथ साथ हमास के ऊपर इल्जाम इजराइल ने लगा दिया कि हमास भी जो है एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, एक्सिक्यूशन कर रही है उन लोगों की जो कि इजराइल के सपोर्टर्स थे एंड सो ऑन। तो ये बात है। और दूसरी बात, अब यूएन ने भी कंप्लेन कर दी है कि जी हमारा फूड इनवॉइस को पूरी रास्ते खुलने नहीं मिल रहे, इजराइल नहीं दे रहा, फुल एक्सेस नहीं दे रहा। तो ये तो शुरू भी बातें शुरू हो गई हैं। और किसी स्टेज पे भी कोई बड़ा हमला हो गया या कोई बड़ा असैसिनेशन हो गया तो ये फिर एक दूसरे के गले पड़ जाएंगे। तो आई डोंट थिंक, बाकी तो बहुत और बातें इतनी है इसके अंदर जो नहीं होने वाली। ये तो अभी मेरा ख्याल है इजराइल का तो एक ही रिक्वायरमेंट थी कि हॉस्टेजेस मिल जाएं, फिर देखेंगे हमने क्या करना है क्या नहीं करना। इसीलिए वो 2 स्टेट सोल्यूशन तो निकाल ही दिया अकॉर्ड में से। इसी के ऊपर तो ये बाकी 8 ममालिक ने शोर डाल दिया कि जी हमें कुछ और दिखाया था और किया क्या सारा कुछ। तो और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अब सारे कमेंटेटर्स एक बात कह रहे हैं और उसकी अहमियत समझनी चाहिए हमें। वो कह रहे हैं कि ये नेतन्याहू जो है ये जो कुछ कर रहा है, ऐसे नहीं है कि ये नेतन्याहू ने कोई पागल हो गया और ये कर रहा है। वो कह रहे हैं कि मेजॉरिटी पब्लिक ओपिनियन इन इजराइल इज इन फेवर। बुरी जुबैर एक और बुरी खबर ये है, मैं समझता हूँ जो कि सारी दुनिया के लिए है, मुसलमान ममालिक के लिए, पाकिस्तान के लिए भी, हमें भी बड़ी तकलीफ है कि जो पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी कि ये गाजा के अंदर जो सीज फायर है ये ठहरेगा। अब वो जो है हर दूसरे दिन जो है वहाँ उनके ऊपर हमला होता है इसराइल की तरफ से। 100 के करीब फ़लस्तीनी मजीद मारे गए हैं। कल फिर जो है हमला उनकी तरफ से किया गया, कोई ना कोई बहाना करके वो कि जी हमास की तरफ से वायलेशन हुई है तो वो हमला कर देते हैं। तो मसला ये है कि पाकिस्तान समेत जो है ये तमाम जितनी बड़ी पीस कॉन्फ्रेंस हुई और आउट ऑफ द वे जाके शहबाज शरीफ साहब ने तारीफ भी कर दी, मुबारकबादें भी दे दी और वो क्लियरली एक हफ्ता 10 दिन के अंदर ही नजर आ रहा है कि उसका कोई नतीजा भी निकला। कैसे देखते हैं इसको आप? ये जो अभी मिडिल ईस्ट पीस प्लान था, ये तो जिस तरह से हौच पौच तरीके से उसकी अमल दरामद उसको करवाया गया है, या इवन अगर हम अपने इसमें देखें पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से जो दोहा में हुआ है, उसमें कोई एफर्ट तो शामिल नहीं है, सिर्फ सीज फायर। अगर तो अटेम्प्ट है सीज फायर तो ही शुड हैव सेड कि लेट्स होप कि सीज फायर हो। लेकिन हमारे जो खदशात हैं सबके, दुनिया वालों के, खासतौर पर पाकिस्तानियों के और मुसलमान कंट्रीज के, ये होने चाहिए थे कि परमानेंट पीस कैसे आएगा और पैलेस्टीनियन स्टेट कैसे वजूद पे आएगा। ये 2 फंडामेंटल क्वेश्चंस थे, वो दोनों को रद्द करके कि जी वो एक्सचेंज ऑफ होस्टेजेस। अब फिर उसके बाद इजराइल की तरफ से जो हॉक्स हैं उनकी आवाज़ें भी आनी शुरू हो गई कि जी अब चूंकि हमें वो मिल गए हैं हमारे प्रिजनर्स, अब हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है नॉट टू बॉम्ब। और इसको जब तक खित्ते में जब तक इनको तबाह नहीं कर दिया जाएगा तो अमन उस वक्त तक नहीं आएगा। ये उनकी पोजीशन है। सो इट्स एन एम्बैरेसमेंट फॉर ट्रंप, बट ट्रंप एम्बैरेस होने वाले हैं नहीं, वो जिस किस्म की उनकी शख्सियत है। बट इट्स डेफिनेटली अ सीरियस एम्बैरेसमेंट फॉर ऑल द मुस्लिम कंट्रीज जो कि उसमें एज गारंटर्स थे, एंड स्पेशली पाकिस्तान जो जाहिर है सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के सलूट भी किया था, तारीफ़ें भी की थी कि जी मिलियंस ऑफ लाइव्स बचा ली हैं उन्होंने मिडिल ईस्ट में और पाकिस्तान में, और साथ में ये भी कहा कि ये हिस्टोरिक है और तमाम चीज़ें। सो वो जाहिर है वो तो चंद दिनों की बात थी। इजराइल इज़ व्हाट इजराइल इज़ का वापस रीइंस्टेटमेंट ऑफ पावर हो जाएगा बांग्लादेश में। ही विल रिटर्न एज अ प्राइम मिनिस्टर। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 800 किलोमीटर कर दी है। ब्रह्मोस मिसाइल है वो पाकिस्तान के कोने कोने पे जो है वो हिट कर सकता है।
और बड़ी खबर है, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी शुरू हो सकता है। भारत से जो गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान जो दिवाली की आतिशबाजी की गई है, मिसाइल्स एक डर की वजह है इनके लिए, जब वो चाहे अटैक कर सकते हैं। इंडियन आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने रिसेंटली कहा कि अपने जवानों को कि आपको मौका मिलेगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में। ये वही INS विक्रांत है। इसके पीछे इसके मकासद होंगे सर, क्या मकासद हैं? INS विक्रांत ने पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़ा दी थी। कि जंग की वजह से कितने पाकिस्तानियों की जानें गई, चाहे वो पाकिस्तान के अदारों के जवान हो। हमारा मुद्दा पाकिस्तान के साथ टेररिज्म का है और पाकिस्तान जब तक इस मुद्दे को एड्रेस नहीं करेगा। ब्रह्मोस मिसाइल भी वहां पर पहुंचा दिए गए हैं और ये भी इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान का एक एक इंच इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल के निशाने पे है। आकाश और ब्रह्मोस उन्होंने इंडिया की ताकत को साबित किया। पूरी दुनिया की नजरें जनूबी एशिया पर जमी हुई हैं। क्या भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक नई जंग का आगाज होने वाला है और ये जंग कितनी खतरनाक होगी? फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी 2 दिन पहले ही एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि उनका जो वारशिप है वो बिल्कुल रेडी है पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने के लिए। और अब उनके जो है वजीर खारजा ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा, हम पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत नहीं कर सकते। बातचीत और दहशतगर्दी जो है वो साथ साथ नहीं चल सकती। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कि इंडिया का एक अलग वेरिएंट आया है जो कि तकरीबन 800 किलोमीटर को, अगर टारगेट जो है 800 किलोमीटर दूर है तो उसको टारगेट कर सकता है। देखिए जो भी सिचुएशन हो, लेकिन फिलहाल बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर ब्रह्मोस नाम लिया जाता है तो पाकिस्तानियों को बहुत ही दर्द होना शुरू हो जाता है। पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि भी ब्रह्मोस नाम लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से 21 से 23 मिसाइलें चलाई गई थी और जो पाकिस्तान के अलग अलग 9 जो आतंकवादी ठिकाने थे उसको टारगेट किया गया था और उसके बाद पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस को टारगेट किया गया था, उसमें ब्रह्मोस का अच्छा खासा नाम था। अगर आपको याद हो तो ये सिंदूर जब हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, उससे पहले भी इंडिया ने ये बताया था कि भाई हमसे गलती हो गई है कि हमारा ब्रह्मोस मिसाइल छूट गया और पाकिस्तान में जाके गिरा था। मतलब कहा जा रहा था कि ये गलती से नहीं हुआ है, जो भी हुआ था, लेकिन बात दरअसल ये थी उस समय पर उस मिसाइल को भी नहीं कैच कर पाए थे पाकिस्तानी। यहाँ पर यही बात हो रही है कि तकरीबन 800 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल जो है वो भारत ने बनाया है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 800 किलोमीटर कर दी है और ये भी इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान का एक एक इंच इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल के निशाने पे है, जब वो चाहे अटैक कर सकते हैं। फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी 2 दिन पहले ही एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि उनका जो वारशिप है वो बिल्कुल रेडी है पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने के लिए। पाकिस्तान को मुसलसल 2 जंगों के बाद अब तीसरी जंग का सामना है और वो जंग है गुर्बत की, बेरोजगारी और महंगाई की। मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में ही बताया कि पाकिस्तान में टमाटर की कीमत 500 से लेकर 800 रुपए पर केजी तक हो चुकी है कि सीज फायर के बावजूद अफगानिस्तान से कुछ ऐसे ग्रोह हैं तालिबान के जिन्होंने ये ऐलान किया है, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पे आई हैं और उन्होंने कहा है कि चाहे अफगान तालिबान, जो अफगान मौजूदा तालिबान गवर्नमेंट है, उन्होंने पाकिस्तान से मुआहदा कर लिया, सीज फायर कर ली, लेकिन हम पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे, हम पाकिस्तान के खिलाफ अपने ऑपरेशन को जारी रखेंगे। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे ग्रोह अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट वक्तन फवक्तन किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे। इंडियन एयरफोर्स चाइनीज एयरफोर्स से रैंकिंग में आगे आ चुकी है, यानी कि अमेरिका रशिया के बाद अब इंडिया की एयरफोर्स है तीसरे नंबर पे दुनिया में पावरफुल। फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने रिसेंटली कहा कि अपने जवानों को कि आपको मौका मिलेगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में। वो कुछ ऑफिसर से खिताब कर रहे थे। फिर डिफेंस मिनिस्टर साहब ने अगले दिन कहा, राजनाथ सिंह साहब ने, कि हम ऑपरेशन जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो पाकिस्तान के कोने कोने पे जो है वो हिट कर सकता है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट जनरल साहब? अभी कल फॉर एग्जांपल देख रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो INS विक्रांत पे गए हुए थे। तो मतलब देयर इज नो चैलेंज फॉर इंडिया अदर देन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अलावा तो कोई खतरा नहीं है। इंडिया और चाइना की तो अभी लड़ाई के कोई चांस नहीं है, ताल्लुकात बड़े अच्छे अभी बिल्डअप हो गए हैं। तो व्हाई इज दिस सो मच वॉर रेटरिक, वॉर मॉन्गरिंग
पाकिस्तान में इसको समझने की कोशिश की जा रही है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट एज ए सीनियर आर्मी ऑफिसर? सर, आपका क्या व्यू है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि अब देखिए, अगर आप हमारी हिस्ट्री में भी चले जाएं, हमारे देशों की हिस्ट्री में, तो ताल्लुकात कभी भी इतने अच्छे नहीं रहे हैं। एक साइन कर्व की तरह कुछ देर ये आपके अच्छे रहे ताल्लुकात, बट ज़्यादा देर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। और ख़ास तौर पे जब आपने इसको जिक्र किया कि ये जो रिटोरिक है, मैं ये मानता हूँ कि ये एक तरफा नहीं है। अब ये आपकी तरफ से भी आता है, और अगर आप जनरल मुनीर की स्पीचेस भी देखें, और अभी जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में भी जो स्पीच दी है जनरल मुनीर ने, उसके पहले जब फ्लोरिडा गए थे वहाँ से भी जनरल मुनीर ने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी। जगलर वेन के बारे में बात कर रहे थे कि कश्मीर हमारा जगलर वेन है। तो इस तरीके की जब बातें आती हैं, और तो एक नेचुरल एक फॉल आउट है पॉलिटिकल लीडरशिप का। देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप अपने अवाम को एक मैसेज देना चाहती है, और ये मैसेज देना चाहती है कि वो कमज़ोर नहीं है, फौजें उनकी कमज़ोर नहीं हैं, और फौजें उनकी हमेशा तैयार हैं कोई भी अगर चुनौती बॉर्डर के उस पार से आती है। और आपने सही जिक्र किया कि आज अगर देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा थ्रेट है वो पाकिस्तान की तरफ से है, और इसीलिए हमारी फौज का, अपने अगर इस फौज की डॉक्ट्रिन अगर आपने देखी हो, वॉर डॉक्ट्रिन, हमारी फौज की वॉर डॉक्ट्रिन हमेशा पाकिस्तान सेंट्रिक रही है। पर कुछ सालों से जब चाइना की चुनौती आई थी गलवान में, और गलवान के बाद जो एक सिचुएशन बन रही थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, तो हमने अपनी डॉक्ट्रिन में बदलाव डाला, और फिर अभी कुछ फोर्सेस जो हमारी पाकिस्तान की तरफ सेंट्रिक थी, हमने उनको मूव किया चाइना बॉर्डर पे। तो आज भारत की अगर आप एक थ्रेट परसेप्शन को उसको एनालाइज करने की कोशिश करें, तो चाइना भी हमारा थ्रेट है। और इसको ये कहना कि अगर हमारे चाइना से रिलेशन अच्छे हो गए, अच्छी बात है वो, बट हम अपना गार्ड लोअर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने देखा होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ना तो चाइनीज की मिलिट्री स्ट्रेंथ डिप्लॉयमेंट कम हुई है, और ना ही हमने कम करी है। तो अभी एक वेट एंड वॉच की पॉलिसी है वहाँ पे। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इंप्रूव होंगे, मुझे लगता है कि फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वहाँ पे कम की जाएगी। कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे एक एग्रीमेंट हुई है। हमारी अब हम एक स्कोर लेके फिर रहे हैं। सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। आज जो इंडिया हम देख रहे हैं वो मोदी का इंडिया है, वो इंडिया जो इजराइल की कुर्बत में फख्र महसूस करता है। अब नरेंद्र मोदी ने एक दूसरा भी काम किया है इसी 24 घंटे में। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो इसराइल के हैं उनको मुबारकबाद पेश की है पीस के ऊपर, जो एक पीस अकॉर्ड हुआ है हमास के साथ शर्म शेख इजिप्ट में। पीएम मोदी का फोन रिसीव करने के लिए नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग को कुछ देर के लिए रोक दिया। इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने दावा किया है, मुझे तो शर्म आ रही है, 2 अरब हम मुसलमान हैं, हम क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को, क्या और हम कुछ नहीं कर सकते। ये 93rd जो इंडियन एयरफोर्स का दिन था, इस मौके पर जो वहां पर जियाफत का इंतजाम किया गया था उसके अंदर मेन्यू ये था, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लें, कान को यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, इवेंचुअली ये इंडिया की जीत है। मोदी जो है ना पूरे तरीके से वो नेतन्याहू की प्लेबुक पे अमल करता है। सो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। मेन्यू ये था जनाब, रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला, दूसरी आइटम है रफीकी रारा मटन, बुलारी पनीर मीठी मलाई,
पाकिस्तान अमन का वो एक मरकज बन जाए, और जब ये पाकिस्तान अमन का मरकज बनेगा, इत्तेहाद और इत्तेफाक और ताकत होगी, तो हम श्रीनगर आजाद कर सकेंगे। मोदी जंग के जो धमकियां दे रहा है उसको जवाब दे सकेंगे और फलस्तीन को आजाद कर सकेंगे। इससे क्या पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं? उससे ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने हमारी इन एयर बेसिस को निशाना बनाया। कौन कह रहा है कि आपने इन एयर बेसिस को निशाना नहीं बनाया? हाँ, अमेरिका के साथ उनका थोड़ा मसले भी चल रहे हैं, मगर वो मसले मेरे ख्याल से भी हल हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया इज टू बिग टू इग्नोर, इंडिया इज टू बिग टू डिस्कार्ड या साइडलाइन। और मुझे इसको देख के ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी जहां कहीं भी होंगे जन्नत में, धाड़े मार मार के बेचारे रोते होंगे, धाड़े मार मार के रोते होंगे, जो हिंदुस्तान की इस वक्त वैल्यू सिस्टम के हालात हो चुके हैं नरेंद्र मोदी की हुकूमत की शक्ल में। और अगर उन तीनों का अलायंस हो गया, पहले अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रशियन और चाइनीज अलायंस है, लेकिन अगर इस अलायंस में इंडिया भी शामिल हो गया, then you can say goodbye to the Western civilization. नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के पीएम को कॉल किया था, नेतन्याहू को कॉल किया था, और फिर कुछ बात हो रही थी। तो उसमें अब होता है ना कि डायरेक्टली कॉल नहीं लगता, वो कॉल पहले जाता है पीए को या फिर कहे कि अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को जाता है, और उसके बाद वो आपको बताती है कि भाई यहाँ से कॉल आया है। तो ऐसे में नेतन्याहू मीटिंग कर रहे थे और अपनी सारी मीटिंग छोड़कर मोदी से बात करने चले गए, और ये सारी बात न्यूज़पेपर में छपी थी इजराइल के। अब देखने लायक बात यह है यहाँ पर कि इंडिया और इजराइल का जिस तरीके से यहाँ पर वो पाकिस्तानी कहता है ना गठजोड़, वो दोस्ती इस हिसाब से बढ़ चुकी है ना कि अब कुछ भी हो जाए। और मान लीजिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी चल रहा है, हालांकि देखिए मुझे नहीं लगता कि इजराइल उस हिसाब से सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा अफगानिस्तान को, लेकिन अगर मान लीजिए इंडिया और मोसाद, मतलब कि भारत की रॉ और मोसाद दोनों मिलकर सही मायनों में अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते ना, तो पाकिस्तान का खतरा हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज हो जाएगा। खतरा मतलब कि वॉर टाइप की सिचुएशन हमेशा बनी रहती है, उसी की बात है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है, इसी के साथ है वीडियो शुरू। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। चाहता हूं कि मैं ये मुतालबा करूं कि इमरान खान की फ्री ट्रायल की जाए, इंडिपेंडेंट, और उनके साथ एक बामानी मुज़ाकरात किए जाएं। देखिए, पाकिस्तान से मैं 44 प्लस कंट्रीज थी, यकीन करें पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें हैं। अब भी पाकिस्तान कुव्वत है, पाकिस्तान ताकत है, पाकिस्तान इफ्तिखार है। उसका रास्ता है एक मिनट मीर साहब, उसका रास्ता है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा तो पाकिस्तान ताकतवर होगा। जब सब इदारे अपने अपने दायरे कार में होंगे और सावरन पार्लियामेंट और ट्रू डेमोक्रेसी होगी तो पाकिस्तान अच्छा नहीं, यहाँ पे अब एक सवाल पैदा होगा ना, जो आपके क्रिटिक्स हैं वो कहेंगे कि ये मारंग बलोच का और अली वजीर का फलस्तीन से क्या ताल्लुक है? फलस्तीन से इसलिए ताल्लुक है कि पाकिस्तान का फलस्तीन से ताल्लुक है। जब ये नाराज राजी होंगे, ये कितनी दुख की बात है। आपको पता है, मैं मीर साहब, मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ, लेफ्टिनेंट कर्नल 12-13 फौजियों के साथ, ये मेरे दिल के टुकड़े हैं। मेरा लेफ्टिनेंट कर्नल, उसे मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए मैंने कश्मीर की आजादी, श्रीनगर की आजादी के लिए मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं उसे अपने पाकिस्तान में, ये मेरे दिल के टुकड़े हैं, मैं इस पे सोग में हूं। मैं चाहता हूं कि ये आग बुझे, पाकिस्तान अमन का वो एक मरकज बन जाए, और जब ये पाकिस्तान अमन का मरकज बनेगा, इत्तेहाद और इत्तेफाक और ताकत होगी, तो हम श्रीनगर आजाद कर सकेंगे। मोदी जंग के जो धमकियां दे रहा है उसको जवाब दे सकेंगे और फलस्तीन को आजाद कर सकेंगे। अलबत्ता लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द जो इस वक्त डिप्लॉयमेंट्स हैं वो काफी हद तक नुमायां हैं, बल्कि बहुत सारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो भी इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री, सियालकोट बाउंड्री और सरक्रीक के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से जो ताकत है उसमें इजाफा किया गया है, और भारतीय सरहद के साथ टैंकों की एक बड़ी तादाद को भिजवाया गया है, खासतौर पर सियालकोट सेक्टर में। जो काफिला अभी रिसेंटली वहां पर रिपोर्ट हुआ है उसमें बख्तरबंद गाड़ियां और लॉजिस्टिक्स यूनिट्स भी शामिल थे, जो कि फॉरवर्ड पोजीशंस की तरफ जा रहे हैं, जिन्हें गैर मामूली और मुमकिना तौर पर जंग की तैयारी की मश्क का हिस्सा करार दिया जा रहा है। इसी तरीके से सरक्रीक के इलाके में भी पाकिस्तान की तरफ से मिलिट्री बिल्डअप्स की रिपोर्ट्स भी हैं और
राजनाथ सिंह ने इसका जिक्र भी किया है। कल मैंने आपको ड्रोन अटैक्स के हवाले से भी बताया था, जिसमें BSF की एक पेट्रोलिंग बोट जो थी उसको तबाह हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आर्टिलरी रेजिमेंट्स भी आगे बढ़ रही हैं। उसके साथ साथ ये जो नई पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स है, रॉकेट कमांड फोर्स, ये भी एक्टिवेट हो चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की सूरत हाल का सामना है, पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में अपने दिफा से गाफिल नहीं हो सकता। कोर कमांडर्स ने भी वाज़े तौर पर इसी बात का इजहार किया है कि अगर इंडिया ने एक न्यू नॉर्मल बनाया है तो हमारा भी अब एक न्यू नॉर्मल है, और वो न्यू नॉर्मल है नया, तेज और मौसर जवाबी अमल। नरेंद्र मोदी ने तो ये बताया और फिर ट्रेड की बात हुई। अब नरेंद्र मोदी ने एक दूसरा भी काम किया है इसी 24 घंटे में। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो इसराइल के हैं उनको मुबारकबाद पेश की है पीस के ऊपर, जो एक पीस अकॉर्ड हुआ है हमास के साथ शर्म शेख इजिप्ट में। उन्होंने कहा कि मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, और ह्यूमैनिटेरियन एड के ऊपर जो गाजा में जाएगी, दोनों चीज़ों में आपको बहुत मुबारकबाद हो। यहीं तक अगर नरेंद्र मोदी बात खत्म कर देते तो बड़ा ही अच्छा होता, लेकिन उसके आगे उन्होंने 2 जुमले ऐसे लिखे कि अगर वो ना लिखते तो हिंदुस्तान का ज़्यादा बोलबाला होता। उसमें उन्होंने लिखा कि दहशत गर्दी जो है उसमें हिंदुस्तान आपके साथ है उसका मुकाबला करने में, एंड टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस, जहां कहीं भी हो वो अनएक्सेप्टेबल है। अब जाहिर है कि हिंदुस्तान का जब भी वो टेररिज्म की बात करते हैं तो उनका निशाना और हदफ जो है वो पाकिस्तान होता है, लेकिन हिंदुस्तान की इतनी एलिवेटेड पोजीशन रही है ग्लोबल साउथ में कि अगर वो ये जुमला हमास के हवाले से, फ़लस्तीनियों के हवाले से, दहशतगर्दी का ये जो इल्ज़ाम है यहाँ पे ना लगाते तो वो बहुत बेहतर होता, पीछे ही बात खत्म कर देते। और मुझे इसको देख के ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी जहाँ कहीं भी होंगे जन्नत में धाड़े मार मार के बेचारे रोते होंगे, धाड़े मार मार के रोते होंगे, जो हिंदुस्तान की इस वक्त वैल्यू सिस्टम के हालात हो चुके हैं नरेंद्र मोदी की हुकूमत की शक्ल में। लेकिन धाड़े खाली वही नहीं मारते होंगे, मुझे पूरा यकीन है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी जब पाकिस्तान के हालात देखते होंगे वो भी धाड़े मारते होंगे, रोते होंगे धाड़े मार मार।